हमारे अभी सेकेंड टर्म में आनी है। माटी वाली विद्यासागर नौटियाल ने लिखा है। इन्होंने बड़े ही मार्मिक ढंग से इस कहानी को व्यक्त किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने मिट्टी बेचकर अपना भरण पोषण करने वाली निर्धन अभावग्रस्त स्त्री की जीवन यापन की पद्धति को अत्यंत मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। माटी का कंटर ही उसके गांव में पहचान थी। जो माटी का वो थैला लेती थी, वो गठरी बांधकर जो लाती थी, वही उसकी पहचान रहती थी। इसके बारे में उसके जीवन यापन की बड़ी ही कठिनाइयों को बड़े सरल ढंग से यहाँ पर लेखक ने प्रस्तुत किया है। तो इसमें एक माटी वाली है। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मतलब यहाँ पर माटी वाली मोहल्ले में गई है बेचने के लिए, जो टिहरी शहर के हर घर में वो माटी बेचती थी माटी वाली। और टिहरी शहर के दूर गांव में पास में वो रहती थी, दूर थोड़ा आउटर में वो एक झोपड़े में रहती थी, जो डेली वहाँ से उतने किलोमीटर दूर पैदल चलकर पहले माटा खाने मतलब जहाँ मिट्टी का टीला बना हुआ था, वहाँ से मिट्टी लेकर आती थी। और वो लाल माटी थी, घर घर उस लाल माटी को वो देने जाती थी। पहले आप सोचते होंगे कि मिट्टी क्यों लेते हैं लोग, तो जब उस ज़माने की बात है जब लोग चूल्हे पर खाना बनाया करते थे, चूल्हा जलता था और उस समय नियम था, कहते हैं चूल्हा जो होता है वो चूल्हे में लक्ष्मी का वास होता है, तो उसकी लिपाई पुताई करके ही लोग दूसरे दिन उसमें भी पुनः खाना बनाते थे। तो उसके लिए उन्हें सभी लोगों को लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती थी, जो लाल मिट्टी की लिपाई करके वो रात में सोते थे और सुबह गृहिणी उसी चूल्हे में भोजन पकाती थी। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए, उस समय की ये प्रथा थी। चौके चूल्हों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती थी। जैसे आज जब चूने का उपयोग करते हैं, पहले लोग लाल मिट्टी से भी अपने घरों की पुताई कर लेते थे। तो इस तरह लाल मिट्टी उस समय की बहुत ज़रूरी चीज़ थी। और शहर में अंदर कहीं माटा खाना नहीं था, ये दूर कहीं जाकर माटा खाना था जहाँ से। और यहाँ की जो मिट्टी थी वो रेतीली थी, जो यूज करने के काम नहीं आती थी लिपाई पुताई के लिए। तो एक ही जगह ऐसी जगह थी जहाँ पर माटा खाना था और वहाँ लाल मिट्टी बहुत अच्छी थी, जिसको ये माटी वाली वहाँ से लाल मिट्टी अपने कंटर में भर के लाती थी अपनी गठरी में। और उस गठरी को लेके वो घर घर जाकर इस टिहरी शहर में वो अंदर जाकर हर घर में माटी बेचती थी। नाटे कद की एक लाचार बुढ़िया माटी वाली थी, मतलब उसकी एज काफ़ी हो गई थी, लेकिन बेचारी जीवन यापन के लिए अपने घर चलाने के लिए माटी बेचने घर घर जाती थी। क्योंकि जो उसका पति था वो बूढ़ा और लाचार था, पैर से अपंग था, जो हमेशा दिन भर घर में ही लेटे रहता था, चल नहीं पाता था। और अपने पति का पेट भरने के लिए बेचारी बूढ़ी माटी वाली को घर घर जाकर शहर वासियों को माटी बेचती थी। और सब उसके कंटर को देखकर ही अच्छे से पहचान जाते थे कि माटी वाली अब माटी बेचने आ गई है। लाल चिकनी मिट्टी वो अपने कनस्तर में पीके में भरकर लेकर अपने पीठ पर लाद कर लाती थी और ढक्कन लगाकर रखती थी उसको। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। ढक्कन के ना रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामनी दौड़ती हुई वहाँ पहुँची और उसके सामने खड़ी हो गई। जब माटी वाली एक घर में माटी बेचने के लिए गई और अपने कंटर के ढक्कन को उसने जैसे ही खोला तो एक उसकी जो लड़की थी कामनी नाम की, वो उस घर से निकली और सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है ज़रा हमारे यहाँ भी आ जाना, और उसको बुलाने के लिए आ गई माटी वाली को।
माटी वाली ने कहा अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाले को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के कोने में उड़ेल देने को कह दिया। माटी वाली को कि तुम यहाँ पर ये माटी उड़ेल दो, तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पे आई है हमारे घर, भाग्यवान आए खाते वक्त। उस मालकिन ने कहा कि तू तो बहुत भाग्यवान है, तू चाय के समय आई है। कहते हैं खाते वक्त कोई आए तो वो बहुत भाग्यवान है। मालकिन रसोई घर में जाती है और 2 रोटी लेकर आकर उस माटी वाली को सौंप देती है। माटी वाली के पास अपने अच्छे बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ? माटी वाली ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करती थी कि मेरा भाग्य कैसा है। वो तो बेचारी अपना काम करती थी और अपने पति का पेट भरती थी। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाले ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई और क्या किया, उसने इधर उधर देखा और उसने धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ को हड़बड़ी में झटके से खोला जो उनने कपड़ा टांग रखा था, और खुल जाने के बाद उसने पुरानी चादर के फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हो गया, जो उसमें उसने चुपके से हाथ में थामी 2 रोटियों में से 1 रोटी को अंदर रख लिया और कपड़े में लपेटकर उसने बांध दिया और रख लिया। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाती रही जैसे वो सही में खा रही हो। तो इस तरह से माटी वाली के मुंह चबाने और मालकिन को दिखा रही थी। जो मालकिन पीतल के बर्तन में उसे चाय दी थी, उसकी तारीफ करते हुए कहा उसने कि ये पीतल के बर्तन आजकल अब दिखते नहीं हैं, ऐसा बात कर रही थी वो। और जब वो चाय पी रही थी तब जो मालकिन थी उसने कहा सादा बासी साग कुछ नहीं है, अभी इसी चाय के साथ इन रोटियों को खा ली। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर में वो जो चाय गर्म थी, क्योंकि वो कांसे पीतल के बर्तनों में चाय थी, वो जो गिलास में तो जल्दी गर्म हो जाता है पीतल का बर्तन, तो उसको उसने कपड़े से ऐसे उठा लिया, अपने हाथों में रख लिया और कपड़े को लपेट लिया और उसी में उस गर्म चाय को ठंडा करने के लिए क्या करने लगी, सूसू करके हम जो चाय फूंकते हैं वो भी लंबी लंबी फूंक मारने लगी और रोटी के टुकड़े को चबाते हुए धीरे धीरे चाय को पीने लगी। चाय तो बहुत अच्छा, साग हो जाती है ठकुराइन। और माटी वाली क्या कह रही, बेचारी गरीब बुढ़िया कह रही है कि चाय तो एक अच्छी सब्जी के बराबर होती है, और यदि भूख हो तो भूख मीठी कि भोजन मीठा। सही बात है, यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भूख लगे तो भोजन, चाहे वो रूखा सूखा भोजन ही क्यों ना हो, बासी भोजन ही क्यों ना हो, उसको बहुत ही मीठा महसूस होता है। ये आपने अनुभव किया होगा कि जिसके पास, हम तो दुनिया की चीज़ें खाते हैं हम लोग, है ना, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है उसको देखना, वो रोटी और प्याज में ही बहुत आनंद का अनुभव करता है, जो आनंद हमें पनीर की सब्जी में नहीं होता। ये हकीकत है कि नहीं? तो क्योंकि वो भूखा व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उसको भोजन की कठिनाइयाँ मालूम है, उसको भोजन की कीमत मालूम है, और भूख लगी है तो उसको वो भोजन भी बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। तो इस तरह माटी वाली भी चाय के साथ बड़े ही स्वाद लेकर उस रोटी को चबा चबा कर खा रही थी। और इस तरह कई खरीदार तो उसको देखकर लौट गए, जो आसपास के थे, माटी वाली आई है करके उन्होंने चक्कर काटे और लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की है चीज़ों की कौड़ियों के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं करता। ये कौन बोल रहा है? मकान मालकिन बोल रही है, जो वहाँ माटी जहाँ बेची थी माटी वाली ने, वो कह रही है कि ये कांसे पीतल के बर्तन अब और जगह दिखाई नहीं देते, सब स्टील का बर्तन यूज करने लगे। तब उनने कहा कि ये इतने कीमती थे पहले, लेकिन आज ये कांसे पीतल की कीमत ही कहाँ रह गई, कौड़ी के भाव में बिक रहे, इसलिए मुझे इनको देने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि मेरे जो बुजुर्ग थे, पुराने लोगों थे, उन्होंने कितनी मेहनत से इस बर्तन को खरीदा होगा, कमाया होगा, तो इसलिए मैं इनको बेचना नहीं चाहती। कांसे के बर्तन भी गायब हो ही गए हैं सब घरों से अब तो। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग,
ये माटी वाली कह रही, आप जैसा सोचती हैं वैसे दूसरे लोग नहीं सोचते। जिस घर में जाओ वहाँ स्टील के भाड़े दिखाई देते हैं, मतलब बर्तन दिखाई देते हैं, या फिर कांच और चीनी मिट्टी के आज जैसा चलता है। इस तरह माटी वाली उनसे बात कर रही हैं। वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, ठकुराइन जी जो जमीन जायदादों के मालिक हैं वो तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। अब बातचीत चल रही है कि शहर छोड़ने की, क्योंकि जो शहर में इस शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे, ऐसा माटी वाली उनसे बात कर रही है। क्योंकि जो टिहरी जो गांव था, जो जहाँ पर माटी वाली रहती थी गांव के बिल्कुल छोर में, अब उसमें जो बांध है उसको खोला जा रहा है। बांध आप समझते होंगे, उसके पानी को गांव में खोला जा रहा है। तो ऐसे समय में लोग उस शहर को छोड़कर जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, और माटी वाली सोच रही है कि मैं कहाँ जाऊंगी। ऐसा वो विचार कर रही है कि यदि ये शहर मुझे छोड़ना पड़े तो मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा और कहाँ ठिकाना है। और इस तरह वो माटी लेकर कहाँ आ गई, उसे रोटियां, 2 रोटियां मिल गई थी। अब दूसरे दिन फिर वो माटी बेचने निकली और आज उसे कितनी रोटियां मिली थी, 2 रोटियां मिली थी। तो अब वो 2 रोटियों को अपने छोर में लपेट कर रख ली थी। ये रोटियां लेकर वो अपने बूढ़े के लिए ले जा रही थी। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बूढ़ा कातार नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है। जब भी माटी वाली ये रोटी लेकर जाती थी तो जो उसका पति बूढ़ा पलंग पर लेटे रहता था, वो बड़े ही आशा भरी नज़रों से माटी वाली की ओर देखता था कि अब ये कुछ ना कुछ मेरे लिए खाने की लेकर आई होगी। घर में रसोई बनाने का इंतजार करने लगता था कि अब मेरी पत्नी मुझे कुछ बनाकर खिलाएगी। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी और रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का। आज उसे ज़्यादा रोटी मिल गई थी, एक जगह 1 रोटी और एक जगह 2 रोटी, तो 3 रोटी उसके। वो सोच रही थी मैंने तो 1 रोटी खाई ली है, अब जो 3 रोटी है मैं अपने बुढ़े, अपने पति के हवाले कर दूंगी आज पहुंचकर। साथ में ऐसा भी बोल देगी साग तो कुछ नहीं है अभी, और तब उसे जवाब सुनाई देगा भूख मीठी की भोजन मीठा। और मन ही मन विचार करने लगी कि बोल दूंगी मैं कि आज सब्जी कुछ नहीं है, आज इन रोटियों से काम चला लो, और वो भी मेरा पति भी इसे प्रेम से उसको खा लेगा। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है, दूर था उसका गांव शहर से, जहां उसे पैदल चलकर 1 घंटा लग जाता था बेचारी को पैदल चलने में। और रोज सुबह निकल जाती थी वो अपने घर से, पूरा दिन माटा खाना जहां मिट्टी से खोद कर वो लाती थी, और विभिन्न स्थानों में फैले घरों में ढोते ढोते उसको पूरा दिन लग जाता था, और रात को वो घर पहुंचती थी। जो कुछ मिलता था या कभी उसे बनाना भी पड़ता था। जमीन का एक ही टुकड़ा नहीं, झोपड़ी में ही उसको गुजारा करना पड़ता था। छोटी सी झोपड़ी बना रखी थी उसने, गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी थी। वो ठाकुर की कोई जमीन थी जिस पर उसने छोटी सी झोपड़ी बना ली थी, और इस तरह इसके लिए उसको उस जमीन के मालिक के यहाँ कई बेगारी काम करनी पड़ती थी उस जमीन में रहने के कारण, उसके एवज में, क्योंकि पैसा तो दे नहीं पाती थी बेचारी गरीब महिला, तो उसके घर में जाकर, उस आदमी के घर में जाकर कुछ काम कर दिया करती थी। आज वह गठरी में बदल गए अपने बुढ़े को कोरी रोटी नहीं देगी, आज सोच रही है, लेकिन आज मैं अपने पति को कोरी रोटी मतलब खाली रोटी नहीं दूंगी। माटी बेचने से हुई आमदनी, आज उसको आमदनी हो गई है, तो उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया है। आज जब लौट रही है तो उसके पास प्याज भी है। प्याज को कह रही है कूट कर वह जल्दी जल्दी तल लेगी, और बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। ऐसा वो मन ही मन विचार कर रही है। सामने 2 रोटियां, अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, क्योंकि जो उसका पति था वो बहुत ही लाचार हो गया था और बूढ़ा भी हो गया था, तो वो 1 या 2 रोटी बहुत मुश्किल से 1.5 रोटी खा पाता था। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता, ऐसा माटी वाली सोच रही है। और बूढ़ा इतना लाचार हो गया था कि उसको 1.5 रोटी भी मुश्किल थी। तो बाकी वो सोच रही है 3 रोटी है मेरे पास, तो बाकी बची रोटियां वो
मैं खा लूँगी, ऐसा वो सोच रही है, विचार कर रही कि आज मैं प्याज को कूट कर उसकी सब्जी बनाऊँगी। एक रोटी तो उनके पेट में पहले से ही जमा हो चुकी है। माटी वाली कह रही एक रोटी तो मैं पहले ही खा चुकी हूँ और 3 रोटी में से 1.5 बूढ़ा खा लेगा और 1.5 मैं खा लूँगी। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुँची और इस तरह अपने घर पहुँचने के बाद उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई। क्या मतलब हुआ? आज बूढ़ा जो उसका पति था, माटी वाले के आने के बाद भी उसके पाँव की आहट से भी उसमें कोई हलचल नहीं हुई, अर्थात वो बूढ़ा व्यक्ति मर चुका था। माटी वाली का पति जो था वो मर गया था। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। माटी मतलब अपनी इस धरती को छोड़कर वो जा चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने पूछा कि तू रहती कहाँ है? माटी वाले से, तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। इस तरह उस समय क्या हुआ, टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया था और शहर में पानी भरने लगा था। दोनों सुरंगों को बंद करने से क्या हो गया था, शहर में पानी भरने लगा था और पूरे शहर में आपाधापी मच गई थी। तो ये ध्यान रखना कि दोनों टिहरी शहर के दोनों सुरंगों को बांध के दोनों सुरंगों को बंद करने से शहर में आपाधापी मतलब घबराहट से लोग घबरा रहे थे और उस शहर को छोड़कर भाग रहे थे पानी भर जाने के डर से। सब शमशान घाट भी डूब चुका था उस समय, लेकिन बेचारी माटी वाली क्या करे। माटा खाना भी, और उस माटा खाने के अलावा उसके लिए कुछ भी नहीं था। जिस माटा खाने से वो माटी निकाल कर अपना भरण पोषण करती थी, आज वो सब कुछ उससे छिन गया था और वो अब इस ज़मीन को छोड़कर इस कागज़, कहाँ से वो कागज़ लाए? अब तो उसके पास ना कोई ज़मीन थी और ना कोई रोजी थी। वो बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? उसने क्वेश्चन किया उस साहब से जो उस ज़मीन के कागज़ मांग रहे थे कि यदि ये बांध बन जाएगा तो मेरे पास खाने कमाने के लिए क्या रहेगा? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुम्हें खुद ही तय करनी पड़ेगी, ये उस साहब ने कहा। और बेचारी माटी वाली चुपचाप बैठी हुई लोगों को देख रही थी, अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी, कि गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही थी कि गरीब आदमी का शमशान कभी नहीं उजड़ना चाहिए। शमशान यहाँ जहाँ पर व्यक्ति को दफन किया जाता है। आज माटी वाली इतनी दुखी है, आज तो उसका माटा खाना भी गया, उसके काम का जो जीवन यापन का साधन था वो भी चला गया, साथ में उसका पति जो उसका सहारा तो नहीं था लेकिन एक साथी था, आज वो भी नहीं था। और वो जो शमशान था जहाँ पर उसको अपने पति का अंतिम संस्कार करना था वो भी डूब चुका था। माटी वाली के यहाँ पर कहने का ये अर्थ निकलता है कि गरीब व्यक्ति के पास क्या रहता है, केवल उसकी मेहनत और उसकी इतना बड़ा एक खुला आसमान और धरती और एक मिट्टी की भूमि, जिसको अपना घर समझकर काम करते हैं गरीब मजदूर, वही उनसे छिन जाए, वही उनका उजड़ जाए तो उनका जीवन तो व्यर्थ ही है। तो यहाँ पर इनकी मार्मिकता को इस महिला के माध्यम से लेखक ने बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। और सही बात है, एक गरीब व्यक्ति के लिए उसकी रोजी रोटी बहुत ही ज़रूरी होती है। ये आप अभी के हालात को लेकर समझ सकते हैं, जब मज़दूरों ने पलायन किया कोरोना के कारण, जब इधर उधर भागे, अपनी जान हथेली पर कितने मज़दूर मारे गए, कितने मज़दूर कुचल दिए गए, कितने ट्रेनों के नीचे आ गए, तो उसका यही कारण था कि उनकी रोजी रोटी, उनका शमशान उजड़ गया। मतलब जहाँ वो रहते थे जिस मिट्टी पर, उसी का ठिकाना नहीं रहा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कष्ट होता है जब एक गरीब आदमी का रोजी रोटी, उसकी कमाई का साधन उजड़ जाए। तो बच्चों धन्यवाद, आपको ये समझ में आया होगा।